हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस मोस्ट 25 रिपीटेड क्वेश्चंस पार्ट 12। इस सीरीज में हम लगातार पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 10 नहीं देखा है तो उन्हें भी देखिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7। जो उपधातुएं हैं हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में वो 7 जो है वो ये सब है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 2 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, मानव हृदय का कौन सा भाग पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजनित ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बायां नीले, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दायां अलिंद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बायां अलिंद और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दायां नीले। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बायां नीले। अगला सवाल यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत वीवीआई है, इसको हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है अपवर्तन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है व्यतिकरण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के घटना के कारण। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हमारा 4 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है CaOH2। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हमारा 5वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन बी एवं सी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन ए एवं डी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विटामिन ई एवं के, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल विटामिन ए। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन जो बी है और जो सी है वो क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है P इक्वल टू वी बटा आई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है P इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है P इक्वल टू वी इंटू आई और ऑप्शन डी में दिया हुआ है P इक्वल वी बाय आर। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी P इक्वल टू वी इंटू आई, या तो फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू वी, या तो क्या वी स्क्वायर बाय आर। ये सारे इसके फॉर्मूले होते हैं, इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हमारा 7वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, अनुवांशिकता का नियम किस पौधे पर प्रयोग करके खोजा गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुलाब, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सरसों, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सूरजमुखी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मटर का पौधा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मटर का पौधा। अनुवांशिकता का जो नियम खोजा गया था वो किस पर शोध किया गया था, मटर के पौधे पर। ठीक है, 8 नंबर सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है कैल्शियम
ऑक्साइड। ऑप्शन सी दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 9 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जड़त्व किस राशि पर सीधे निर्भर करता है। जड़त्व जो है वो किस राशि पर सीधे निर्भर करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वस्तु के वेग पर। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है आयतन पर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वस्तु के द्रव्यमान पर हमारा जो जड़त्व है वो सीधे निर्भर करता है। जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना इनर्शिया अधिक होगा। ठीक है। 10वां नंबर, अगला सवाल जो हमारा 10वां नंबर है वो बोल रहा है मानव रक्त में मानव रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50%। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 70%। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 90 से 92% तक। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 60%। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्या है कि मानव रक्त के प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 90 से 92% तक जल होता है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 11 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है किसी घोल के पीएच मान में परिवर्तन का मापक किसने तैयार किया था। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पीएच का परिवर्तन मापक तैयार किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लावोसियर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोरेनसन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेंडलीव। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोरेनसन। सोरेनसन जो थे उन्हीं ने क्या किए थे, पीएच मान का परिवर्तन का मापक तैयार किए थे। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 12 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कैसे जाएगी। अवतल दर्पण यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक अवतल दर्पण। मान लीजिए कि ये हमारा जो है वो एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो हम लोग मुख्य अक्ष, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा पोल होता है यानी पी जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है क्या, फोकस होता है। उसके बाद क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइट है वो फोकस से होके गुजर रहा है। लाइट जो है वो फोकस से होके गुजर रहा है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइट फोकस से होके गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। इसका उल्टा हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर कोई जो लाइट मुख्य अक्ष के जब समांतर आता है तो वो क्या होता है, फोकस के तरफ से चला जाता है। तो अगर फोकस के तरफ से आ रहा है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के पैरेलल चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो देखना पड़ेगा क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र से होकर वापस आएगा, नहीं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ध्रुव पर लंबवत होगा, नहीं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15 अंश पर मुड़ जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही बचा, तो यही हमारा बिल्कुल सही होगा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 13 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है विटामिन के का मुख्य रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का मुख्य रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फिलो क्यूनन क्यूनोन सॉरी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टोकोफेरॉल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है थाइमिन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी फिलोक्विनोन। तो हम लोग यहाँ से के से याद रखेंगे क्विनोन, तो उससे हम लोग याद करके इसको क्लिक कर सकते हैं कि उसका जो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। और एक चीज और याद रखें कि जो विटामिन के है वो क्या होता है, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है। रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, थक्का करने में। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है तांबे का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बॉक्साइट।
ऑप्शन बी में दिया हुआ है हेमेटाइट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कॉपर, कॉपर पाराइट पायराइट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कैलामाइन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट जो है वो क्या है? तांबे का अयस्क है। ठीक है? अगला सवाल यहाँ पे हमारा 15 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का सही गणितीय सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सही गणितीय सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी के बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फॉर्म यहाँ पे सही हमको मिल रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन बी में एम जी एच। एम जी एच किसका होता है? पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा का होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 16 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है पादपों में जल का वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है परासरण कहलाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विसरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। 17वां नंबर यहाँ पे हमारा सवाल है, वो पूछ रहा है डोबेराइन के डोबेराइन के त्रिक नियम में मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों का क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है औसत, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुणनफल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दुगुना और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आधा। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन ए यानी औसत होगा। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 18 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष का क्या मुख्य कारण होता है? निकट दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेत्र गोलक छोटा होना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रेटिना का नष्ट होना और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कॉर्निया का चपटा होना। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्या होगा? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा होगा 19 नंबर। वो क्या पूछ रहा है वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां यानी बोन पाई जाती है? कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 300, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 208, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 206 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 210। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 206। अयस्क मनुष्य यानी एडल्ट मनुष्य के पास कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 20 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है भारी जल में हाइड्रोजन के किस समस्थानिक मान का उपयोग किया जाता है? किस समस्थानिक मान का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोटियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है टाइटियम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑर्थो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ड्यूटेरियम। क्या होगा? ड्यूटेरियम। ठीक है। अगला सवाल हमारा 21 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पूछ रहा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हम लोग पढ़े थे कि कोई भी वस्तु को अगर कोई भी दर्पण रहे, या तो वक्रता या तो अवतल रहे या उत्तल रहे, अगर उसको हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वक्रता केंद्र वाला, डी नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वक्रता केंद्र पर ही समान आकार का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 22 नंबर है और यहाँ पे पूछ रहा है मास्टर ग्रंथि किसे नियंत्रित करने के कारण मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पूछ रहा है कि मास्टर जो ग्रंथि है उसको मास्टर क्यों बोला जाता है? किसे नियंत्रित करता है?
ऑप्शन ए में दिया हुआ है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को। ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल पाचन तंत्र को। ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्वसन दर को। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल कंकाल तंत्र को। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 23 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हीलियम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लिथियम। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बेरिलियम। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। ये बहुत आसान सवाल हो गया हम लोग के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए कितना आसान पूछा गया ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 24 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है ओम्स के नियम में विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है? विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है? हम लोग जानते हैं कि विभवांतर जब बढ़ता है तो मेरा करंट भी बढ़ता है यानी धारा भी बढ़ता है। तो क्या होगा उसमें? अगर मान लीजिए कोई हम ग्राफ में इसको डालेंगे, अगर इसको 1 बढ़ाएं तो ये भी 1 बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा? ये लाइन यानी एक रेखा में चल जाएगा। तो एक रेखा वाला कौन सा है? तो ऑप्शन जो बी है हमारा वही बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सीधी रेखा में चला जाएगा। उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक सीधा रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 25 नंबर है, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है तपेदिक यानी टीबी रोग किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण से होता है? टीबी जो है वो किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण से होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विषाणु यानी वायरस। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कवक यानी फंगस। ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रोटोजोआ। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जीवाणु यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु के ही कारण होता है हमारा टीबी। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो टोटल 25 इंपॉर्टेंट यानी रिपीटेड जो क्वेश्चन थे वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि उसमें भी हम लोग 25 रिपीटेड क्वेश्चन को ही देखेंगे जो बार बार रिपीट किए थे। जो ये पहला पार्ट हम लोग बनाए थे उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वाला था, जो कि 10 बार 12 बार पूछा गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं 4 बार जो पूछा गया। इसके इसके अगर जो आएगा उसमें हम लोग 3 बार वाला रिपीटेड वाला पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।